क्या ट्राई किया भी या नहीं? अच्छा, तुम्हारा तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो आगे क्या होता? अच्छा। और मुख्तार, हो गया? वेरी गुड। तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी? ये अच्छा था भाई। चलो। और सर तुम्हारा? नहीं? क्या मतलब? नॉर्मल उसमें कर ले, डॉस में। यहाँ पर नहीं चल रहा तो क्या हो गया? यहाँ चला ले। बात तो एक ही है ना? और मैंने तुम्हें वो कमांड भेजी तो थी। हो ही नहीं होगा फिर। ऐसा थोड़ी ना कि घर जाके बंद हो गया। क्या? रिएक्ट की फाइल को? हाँ। लाइव दिखाना चाहे तो मैंने बताया था ना, लास्ट जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो बिल्ड बनाना सिखाएंगे। हाँ। ये देखो, अब जैसे तुम्हारा नहीं चला ना, तो तुम अपनी जहाँ भी तुमने ऐप बनाई है उस फोल्डर में जाओ, यहाँ जाके लिखो CMD। आ गया? अब जैसे तुम्हें सर्वर स्टार्ट करना है, लिख दो यहाँ जाके npm स्टार्ट। VS कोड में करते थोड़ी, वो तुम्हें टेक्निक बता दी कि VS कोड के अंदर से कर सकते हैं। करना तो यहीं से होता है। उससे ही फ़ायदा हो गया, तुम्हें दो दो विंडो नहीं खोलनी पड़ती, एक में काम हो जाता है। देखो सेम काम हो रहा है, खुल गया। तो करने की अगर ठान लोगे तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। क्या कह रहा है? आज या तो रिएक्ट नहीं या नोड नहीं है। चलो, सही है। आज हम सीखेंगे मेमो। राउटर में कुछ पूछना, किसी ने अगर ट्राई किया हो ढंग से तो बताओ, नहीं तो फिर वीडियो देखना और फिर उसका क्वेश्चन करना, ठीक है? वैसे अभी राउटिंग जब प्रैक्टिकल हम लोग करने स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी आएंगे। अभी तो खाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ज़्यादा ज़्यादा और हफ्ते भर बाद हम लोग वहाँ, हफ्ता नहीं 3 दिन बाद ही शायद उस लेवल पर आ जाएंगे हम लोग। चलो, तो मेमो, मेमो मीन्स मेमोमाइज्ड, यानी कि यूजिंग मेमो विल कॉज रिएक्ट टू स्किप रेंडरिंग अ कंपोनेंट इफ इट्स प्रॉप्स हैव नॉट चेंज्ड। ठीक है? तो जब प्रॉप्स अपडेट ही नहीं हो रहा है तो हम लोग रेंडरिंग क्यों कराएं? कंपोनेंट कब रेंडर होगा? जब कोई वैल्यूज़ की अपडेट हो रही हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे जीमेल पर कोई मेल आता है तो क्या होता है, हम लोग रीलोड करने लग जाते हैं। तो आप देख रहे हो, एक रीलोड यहाँ भी दिया हुआ है और एक रीलोड यहाँ दिया हुआ है। यहाँ करोगे तो एंटायर जीमेल अपडेट होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो सिर्फ जीमेल के मेल्स अपडेट होंगे। और ये करने की ज़रूरत होती नहीं है, ये भी। क्योंकि क्या है कि जब कोई मेल आएगा, जैसे वो आपके इनबॉक्स में पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कंपोनेंट अपडेट हो जाता है खुद से, आपको करना नहीं होता। ठीक है? तो जैसे प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी चेंज होगी, वैसे ही जीमेल अपना आप अपडेट हो जाएगा। क्योंकि जीमेल जो चलता है वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ रिएक्ट पर काम करें, वो एंगुलर पे चल रहा है। दोनों ही SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए जाने जाते हैं। SPA का मतलब क्या हुआ? ऐसी वेबसाइट की जहाँ पर आप स्पेसिफिक एरिया को अपडेट कराते हो। ये नहीं कि एंटायर पेज को हम लोग अपडेट करा रहे हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर आप देखते हो, शॉर्ट्स में आप जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ता, स्वाइप अप करते जाओ, कंपोनेंट अपडेट होते जाएंगे, डेटा आता जाएगा उसके अंदर। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो क्या है? परफॉर्मेंस।
दिस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखो जब अननेसेसरी री-रेंडर नहीं होगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर्स इवन व्हेन द टू डूज हैव नॉट चेंज्ड। अभी टू डूज एक टॉपिक है, बट टू डूज ऐसा कुछ प्री डिफाइन नहीं है, इसके अंदर ही ध्यान रखना है। हम टू डूज में एक एक्टिविटी कर रहे हैं, टू डू क्या है, कंपोनेंट है, दिखाई दे रहा है ये। तो इसके अंदर हम यहाँ पर आप देखोगे नहीं, तो इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो इस एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करेंगे और VS कोड चलाइए अपना। और VS कोड चलाने का तरीका ये है कि आप यहीं से अपना इसको बंद करो, सर्वर को, क्या लिख दोगे, कोड स्पेस डॉट, VS कोड खुल गया, सीधे वहीं खुलेगा जिस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वापस से npm स्टार्ट, बार बार लिखने से बचना चाहते हो तो थोड़ी देर पहले जो भी कमांड लिखी है अप एंड डाउन एरो से वापस आ जाती है, नहीं तो ऐसा काम करते जाओ। तो इंडेक्स जो हमारे पास फाइल है, हम वहाँ जाके अपने इसको अपडेट करेंगे। किधर गया भाई, ये रहा, पहले वाले को बंद कर दो। एक फाइल बनेंगे जिसका नाम होगा todos.js, और ये हमने यहाँ रखा। ऊपर देख लेने के बाद कहीं हमने किसी फोल्डर में तो हमने डायरेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने इसको टर्मिनेट भी नहीं किया, टर्मिनेट कर लेना। इसके बाद इस फाइल के अंदर हम लोग ये वाला कोड रखेंगे, सेव कर दीजिए इसको। तो पहले तो बाहर वाले को समझ लेते हैं, जो टू डूज वाला हमारा कंपोनेंट है। हमने एरो फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, आप सिंपल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसोल डॉट लॉग हमने क्या यहाँ पर लिखा है कि जैसे ये चलेगा तो वहाँ पर आपको कंसोल में रिटर्न आएगा चाइल्ड री रेंडर हो रहा है आपका, है ना। और रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ से, h2, और इसमें कुछ रखना चाहते हो तो रख लेना। और टू डूज डॉट मैप हमने यहाँ पर चलाया हुआ है, और पैराग्राफ के अंदर बेसिकली आपका की इंडेक्स और टू डू की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती रहेगी। लेकिन ये अपडेट कैसे हो रहा है, इसको हम लोग डेटा जो दे रहे हैं वो यहाँ से दे रहे हैं, और ये डेटा कहाँ पर है, इधर देख रहे हो ये इसके अंदर। तो चलो क्या है इसके अंदर, ज़रा ध्यान से देखो। एक तो हमने स्टेट का इस्तेमाल किया, स्टेट हम देख चुके थे लास्ट क्लास के अंदर भी। इसको मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ रखेंगे, ये करेक्ट पोजीशन है, कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बट सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि आपके रिएक्ट और रिएक्ट राउटर डोम होना चाहिए, तो सॉरी रिएक्ट डोम, उसके बाद में आप बाकी सारी चीज़ें रखो अपनी। तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट का नेम क्या है, ऐप, चाहो तो फंक्शन बना लो या एरो बना लो, बात एक ही है अगेन। तो जब हमने यहाँ पर एक स्टेट इंपोर्ट कराई तो हमने क्या लिखा, कांस्टेंट काउंट, सेट काउंट, और डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट की वैल्यू को हमने क्या रखा है, 0। नंबर्स की बातचीत चल रही तो इसलिए हमने कोड का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट रखा है इंटीजर। फिर क्या है, टू डू और सेट टू डूज, और बाय डिफ़ॉल्ट टू डूज की वैल्यू क्या रहेगी अपनी, 1 और 2, बढ़ती है तो 3 4 जो भी है वो अपनी होती जाए। एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आई बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था, यहाँ पर फंक्शन का जो हमने नेम लिखा है आई, वो छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, नहीं वो पर्पस थोड़ा सा अलग हो गया, कुछ और पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ तुम बताओ आकाश, तुम्हें समझ में आया कुछ तो आया, बताओ। देखो ये क्या है ना, मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे वो सवाल मेरा ये था कि अगर हम यहाँ अंदर कोई फंक्शन अपना बना रहे हैं तो ये कंपोनेंट नहीं है ना, तो ये बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन होता है वो बड़ा ही होगा, यानी कि बिगिनिंग उसकी जो फर्स्ट लेटर होगी वो कैपिटल से ही होगी, जो मेन कंपोनेंट है। अंदर वाला जो फंक्शन है वो छोटा बड़ा दोनों चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेट काउंट। ठीक है, सेट काउंट में हमने सी एक अपना यहाँ पर पैरामीटर पास किया, और सी की वैल्यू में क्या होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा जितनी बार भी हम बटन से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब
टू डूज को हमने इंपोर्ट कराया हुआ है, तो हमने टू डूज को फ्रेगमेंट डाल के यहाँ पर कॉल करा दिया। आप चाहो तो डिव वगैरह भी रख सकते हो, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। टू डूज के अंदर हमने टू डूज को पास किया, जो कि ये वाला पार्ट है, एक्सप्रेशन में हमने इसको लोड करा दिया। अब ये डेटा कहाँ चला जाएगा, इस फाइल के अंदर, और यहाँ पर लूप हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, टू डू के पास कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पर 2 टू डूज लिखे हुए आएंगे, टू डूज 1 एंड टू डूज 2, ठीक है। तो यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिप बनाया हमने, उसमें हमने क्या लिखा, काउंट। काउंट डिफ़ॉल्ट कितना है, तो यहाँ 0 आएगा लिखा हुआ, और बटन जो है हमारा, उस पर हमने इंक्रीमेंट को चलाया हुआ है। तो जब अपन इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट की वैल्यू में क्या होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तभी हम सेट टू डूज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि जब मैं काउंट बढ़ा रहा हूँ तो क्या टू डू अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिलहाल होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम कंट्रोल करना सीखेंगे कि वो ना हो, क्योंकि भाई हम तो नंबर अपडेट करें ना, इधर तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। तो ये अपडेट क्यों हो रहा है बार बार, री रेंडर क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फाइल हमने की सेव, और आई थिंक सर्वर हमारा लाइव है, हाँ। तो अब इसकी हमें अलग से ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से बंद करके, जब हमारा चल ही रहा है तो यहाँ जाइए, npm स्टार्ट कर दो। तो देखो क्या लिखा रहा है, सेट टू डूज इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। येलो कलर से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये मैसेज आया। यहाँ आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे टू डूज 1 एंड टू डूज 2। तो देखो ये ऊपर वाला मेरा कंपोनेंट लूप हो गया ऑटोमेटिकली। F12 दबाएंगे, क्या लिखा रहा है, चाइल्ड रेंडर। चाइल्ड कौन है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टू डूज। हम अब डेटा यहाँ से अपडेट करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो काउंट, यानी कि हमारा इस कंपोनेंट का पार्ट है, तो यानी कि इसकी वैल्यू में +1 हो जाना चाहिए। नीचे क्या हुआ, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, तो उसे अपडेट नहीं होना चाहिए। यही पार्ट हम फिक्स करने वाले हैं उसके अंदर। ये देखो जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार लिखा रहा है 5 टाइम चाइल्ड जो है री रेंडर हुआ है अपना। When you click the increment button, the to-dos component re-renders. If this component was complex, it could cause performance issue. भाई अभी तो क्या है, उसके पास 2 ही लाइन का डेटा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर 6 हो गया, और पीछे हमें पता चला है रेंडर होते जा रहा है बार बार। लेकिन क्या होता है कि अगर ये 1-2 लाइन ना हो के 1-2 हज़ार लाइन होती या 100 लाइन होती, तो यहाँ आपको एक ग्लिच दिखाई देता कि आपने क्लिक तो किया लेकिन इमीडिएट काम नहीं किया, थोड़ा लेट काम हुआ। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, टू फिक्स दिस वी कैन यूज मेमो। यूज द मेमो टू कीप द टू डूज कंपोनेंट फ्रॉम नीडलेसली री रेंडरिंग। यानी कि नीड नहीं है, और उसको हमें रोकने के लिए क्या करना है, मेमो का इस्तेमाल करना है। तो क्या करोगे, आपने बस अपने टू डूज कंपोनेंट को मेमो में रैप कर देना है। यानी कि मैं इस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, ये एज इट इज़ रहेगा। चेंज कहाँ आएगा, मुझे टू डू फाइल में मेमो इंपोर्ट करना है। मेमो मेमोमाइज्ड होता है, उसको पता होता है मेरी स्टेट वैल्यू क्या है डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे कोई डेटा मिला तो मुझे री रेंडर होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। हमने मेमो को कॉल करा, और जब रेंडर करेंगे तो मेमो में टू डूज को पास कर देंगे, बस इतना करना है। चला के देखेंगे टू डूज वाली फाइल, ये हमने चेंजेस किया इसके अंदर। वापस आएंगे, यहाँ पर चाइल्ड हमारा रेंडर हो चुका है एक बार, क्योंकि पहली बार तो हो गई, क्योंकि जब डेटा फैच हुआ है तो हमने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या डाल रखा है, console.log चाइल्ड रेंडर। अगर अब दोबारा हो गया तो गड़बड़ है, वैसे होना नहीं चाहिए। क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेमो भी हुक है अपने आप में।
तो मेमो का इतना सा काम है कि खाली आपने रैप कर देना है और इंपोर्ट करा लेना है उसको टॉप में। आगे बढ़ेंगे। नाउ द टू डूज कंपोनेंट ओनली री रेंडर्स व्हेन द टू डूज दैट आर पास्ड टू इट थ्रू प्रॉप्स आर अपडेटेड। अगर आपका ये अपडेट होगा तो वहाँ पर चेंज होगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं मिलेंगे हमें। फिर आते हैं हम लोग, अभी इसका आप एडवांस लेवल देखोगे जब मैं हुक्स के अंदर आऊँगा, अभी बस इतना ही रखेंगे इसको। अब CSS स्टाइलिंग को यहाँ पर ध्यान से समझो, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। वैसे तो फंडामेंटल हमने शायद इसका समझ लिया था कि CSS की फाइल भी आपने कैपिटल लेटर से ही बनानी है ना। अब ज़रा ढंग से समझना है इस चीज़ को कैसे काम करती है। Styling React using CSS. So there are many ways to style React with CSS. We will take a closer look at 3 common ways. अब जैसे हमने पढ़ा इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनलाइन स्टाइलिंग, CSS स्टाइल शीट और एक और मिलेगा आपको मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये एक नया आपको मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है, बट एक्सटर्नल यहाँ पर होता है। और कैसे होता है वो आप यहाँ देखो। जैसे अगर मेरी फाइल का नाम है app.js तो फाइल CSS का नाम क्या है, तो वो इंपोर्ट हुई होगी। देखो ऐप को अगर जाओगे तो देखो ये इंपोर्ट हो रखी है। इसकी जो भी स्टाइलिंग है वो सब यहाँ लिखी गई है। इसके अंदर लिखने का कोई तरीका चेंज नहीं, जो आप पढ़ के आए हो वही सेम तरीका है, देयर इज़ नो चेंज। हाँ, क्लास बनाई है ऐप लोगो तो लिखना पड़ेगा क्लास नेम कैमल केस में, तब वो काम करेगी। तो जैसे ऐप की फाइल को खोलोगे तो क्या लिखा है, क्लास नेम। चलो तो इनलाइन से शुरू करते हैं। इनलाइन का तरीका क्या होता है, आप किसी भी एलिमेंट पे जाते हो, क्या लिखते हो, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोड और उसके अंदर अपनी CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पास कर देते हो। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब आपने स्टाइल इक्वल टू तो लिखना है, लेकिन आप करली ब्रेसेस में लिखोगे, वो भी किस में, डबल करली ब्रेसेस में। ऐसा क्यों, इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। टू स्टाइल एन एलिमेंट विद द इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट द वैल्यू मस्ट बी अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस में बनाते हैं हम लोग, करली ब्रेसेस में, समझ गए। तो मान लो कि कल को कलर के साथ आपको कुछ और चीज़ लिखनी हो तो कॉमा दूसरी वैल्यू लिखना चालू कर दोगे, सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। तो इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट विद द स्टाइल इंफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया जिसका नेम क्या है, हेडर। हमने H1 में जाके स्टाइल करना था, तो हमने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट और फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ पास करना स्टार्ट किया इसके अंदर। तो जब आप इसको चलाओगे तो इसका चेंज हो जाएगा। तो ये डबल क्यों है इसको ज़रा समझ लेते हैं। इन JSX मतलब जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस। तो पहले वाले करली ब्रेसेस तो एक्सप्रेशन के लिए रिजर्व है। एंड सिंस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो यूज करली ब्रेसेस, ठीक है, द स्टाइलिंग इन द एग्जाम्पल अबव इज रिटन इनसाइड 2 सेट्स ऑफ करली ब्रेसेस। तो पहला वाला एक्सप्रेशन के लिए, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है इसके अंदर। तो क्लियरिटी मिल गई, आगे बढ़ेंगे। कैमल केस्ड प्रॉपर्टी नेम, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ के आए हैं कि CSS में लिखा होता है बैकग्राउंड हाइफन कलर। जब JS में लिखते थे स्टाइल डॉट, तो ये लिखते थे ना हम लोग, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ भी चलेंगी आपकी। Since the inline CSS is written in a JavaScript object, properties with hyphen separators like background dash color must be written with camel case syntax. So use background color in camel case instead of background hyphen color. तो आप यहाँ लिखेंगे 2 वर्ड का अगर कोई नेम आ जाएगा तो इस तरह से, तो आपका बैकग्राउंड कलर रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि फर्स्ट नेम इक्वल टू अनिकेत हो गया, लास्ट नेम इक्वल टू आपने डिफाइन किया अपना, तो यहाँ इन्वर्टेड कोड में जाएगी वैल्यू जैसे ऑब्जेक्ट में आप लिखते हो, इसका ध्यान रखना। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की तरीके वाले। तो एक तो तरीका हुआ कि इनलाइन में मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ पास करनी है, तो आप फिर यहाँ खेला मत करो,
क्या करो, एक वेरिएबल बाहर बना लो। हमने क्या नाम रखा? किसका फ़ोन है भाई? साइलेंट कर लो यार। You can also create an object with styling information and refer to it in the style attribute. हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया माई स्टाइल। माई स्टाइल इज ऑब्जेक्ट, करली ब्रेसेस के अंदर कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली सब पास कर दिया हमने, लेकिन सेमीकोलन नहीं लगेंगे, कॉमा। बस स्टाइल में लाके सीधे माई स्टाइल कॉल कर दो, सिंगल में काम करेगा आपका। ठीक है, तो चलो चला के देख लेते हैं क्या ये चलता भी है कि नहीं। तो पूरे फंक्शन को ले लें एक साथ, यहाँ से यहाँ तक। किसमें डाल दिया? app.js। नहीं, ये नहीं, काम नहीं करना भाई, उसको बंद करो, इसको भी बंद करो। अब आओ, हमें स्टेटिक, ये देखो, ये हमने यहाँ कॉल कर दिया। यहाँ पर ये हमारा कंपोनेंट हो गया। हेडर को हम यहाँ पर रेंडर कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। अब जरा आउटपुट में देखो जाके क्या दिख रहा है ना? पैडिंग भी आ गया, बैकग्राउंड में कलर भी आ गया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट का साइज भी चेंज हो गया, सारे काम हो गए जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने ऊपर पास की हुई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ और काम करना हो, जैसे भाई पैडिंग मुझे 20 समथिंग रखनी है कुछ, तो देखो सब काम कर रही है चीज़ें। क्या? हाँ, जैसे पैराग्राफ में लगाना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है क्या है, हमने तो वेरिएबल बनाया, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट ने सीएसएस की प्रॉपर्टी सारी पास कर दी इस तरह से। तो इसको कोई नाराज़गी नहीं कि एक बार चलाओ, दो बार चलाओ। दूसरा मेथड क्या है? तो देखो, एक तो इनलाइन, इनलाइन वाला भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना है पैराग्राफ में, तो हमने क्या लिखा? अगेन कर्ली ब्रेसेस, पहला कर्ली ब्रेसेस एक्सप्रेशन, दूसरा कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ जाके कलर, कलर क्या रखना है? ग्रीन। ठीक है, चेक करेंगे, देखो काम कर गया। तो ये हो गया इनलाइन, ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में। आगे क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, वर्चुअल डोम यहाँ तो वर्चुअल डोम है ना, फिजिकल डोम तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ वो सब लॉ ब्रेक हो जाता है। बट फिर भी हम एस्थेटिक्स ध्यान में रखेंगे, एक्सटर्नल को ही प्रेफर करेंगे, जो कि भी आप देखोगे। You can write your CSS styling in a separate file. Just save the file with .css file extension and import it in your application. तो भाई हमने जैसे इंडेक्स फाइल के लिए index.css यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, आपको जो भी करना है, जैसे हम चाहते हैं बॉडी का जो स्टाइल है वो ये हो जाए, तो जो फिलहाल बॉडी है उसका मैं कमेंट कर दूंगा और नई वाली बॉडी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तब जो भी मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह डाला होगा वो यहाँ आ जाना चाहिए इधर, लेकिन नहीं आया क्योंकि इंपोर्ट नहीं है। तो इंपोर्ट कराने के लिए मैं यहाँ से लाइन कॉपी कर लूँगा और इंडेक्स फाइल में लाके हम इसको कॉल कर लेंगे। इधर क्या लिख देंगे? index.css। सेव कर लेना इसको, और ये हो गया। ये देखो काम कर रहा है। तो इस तरह से you can call the file whatever you like, just remember the correct file extension। ठीक है, import the style sheet in your application like this, और ये आपके लिए वर्क करेगा। अब बचा मॉड्यूल। Another way of adding styles to your application is to use CSS modules। तो क्या होगा कि जब आप मॉड्यूल बनाओगे, जैसे index.js, index.css, वैसे ही जो भी फाइल होगी उस फाइल का नेम .module.css। ठीक है, .css नहीं लिखोगे, .module.css। ठीक है, ये काम करना रहेगा हमें। तो जैसे एग्जांपल माई
स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। चलो, तो सी एस एस मॉड्यूल आर कन्वीनियंट फॉर components that are placed in separate files. The CSS inside a module is available only for the component that imported it. अब ये तो स्टेटमेंट वही हो गया ना कि जहाँ पर इंडेक्स को हमने कॉल करो वहीं पर ही चलेगी, है ना। वैसे ही इसके केस में भी है मॉड्यूल के, जिसमें इंपोर्ट होगा उसी में एसोसिएट होगा। एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। इसको नेम से दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि भाई नेम आपका डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, क्योंकि मैं उसको किसी भी नाम 10 CSS में एक ही नाम से कॉल करके उनका नाम में बदल सकता हूँ। कैसे, समझोगे भी। सो क्रिएट द CSS मॉड्यूल विद द डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये पूरा एक एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और उसके आगे फाइल का नेम जोड़ दो। क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड mystyle.module.css एंड इंसर्ट सम CSS कोड इन इट। तो ठीक है, हम इसी फाइल को index.css को यहाँ आके क्या लिख देते हैं, mystyle.module.css। तो जब मॉड्यूल बनाओगे तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा। आ गया। अगला स्टेप, यहाँ जाके हम कुछ डिफाइन कर देते हैं इस तरह से, प्रॉपर्टी वगैरह मॉड्यूल के अंदर। अब इसको हम कॉल कराएंगे, तो कॉल कराते वक्त हमने इसको क्या नेम दिया, यहाँ पर import styles from ./mystyle.module.css। तो फाइल का नाम कुछ भी हो, नो मैटर, मेरी मर्जी में क्या रखूँ उसका नाम, संता वंता रोहन मोहन सोहन, जैसे राउट, फाइल का नेम जो मर्जी हो, राउट मेरी मर्जी, मैं क्या रखना चाहता हूँ उसका। बस अब स्टाइल से आपको निकालनी है चीज़ें। तो जैसे स्टाइल डॉट नाम क्या है, ब्लू। चलो नीचे देखो क्या लिखा हमने, ये करना है बस। तो यहाँ जाओ, हमने यहाँ पर लिखना है अपने फाइल का नेम स्टाइल्स। उसके अंदर क्लास क्या बनाई थी हमने, ट्राई करके देखेंगे भाई कुछ मैजिक होता है कि नहीं होता। ओ मैजिक ही हो गया भाई इसमें तो। स्टाइल्स, एक मिनट रुकना, मैंने फाइल सेव कर रखी है, डॉट ब्लू। ठीक है, कहाँ गलत जा रहे हैं, कोई लाइन छूटी है क्या। अच्छा सॉरी, हम स्टाइल चला रहे हैं, ये नहीं होगा ना, क्लास का नेम ऐसे अब नहीं करेगा। तो हो गया चेंज ये चीज़, तो वो इनलाइन वाला था जो पहले का कोड था। तो इस तरह से आप चला सकते। अब मान लो मैंने एक और फाइल बना ली मॉड्यूल की, हम एक और फाइल बना लेते हैं, इसका नेम क्या है, demo.module.css। तो बन गई देखो demo.module। मैं इस वाले में कलर कुछ डिफरेंट रख लेता हूँ बैकग्राउंड का। हमने सेव कर दिया, हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने इसका नाम लिख दिया संता। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलो ठीक है, तो यहाँ आएंगे, काम कर रहे हैं इस तरह से। हाँ, अब किसके डाउट पर आते हैं, मुख्तार के डाउट पर आते हैं। चलो भाई मुख्तार, तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। अपने कोई फेवरेट वेबसाइट का नाम बताओ, जहाँ सबसे ज़्यादा जाते हो डेली। ऐसा ऐसा मत बताना कुछ। खुश हो गए। हाँ बताओ ना।
चलो मुख्तार ने नाम लिया अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू और हम यहाँ फाइंड करेंगे डॉट सी एस एस, वेट करेंगे। तो मुख्तार इन्होंने 77 क्यों लगाई फाइल सी एस एस की? ऊपर देखो ना सर्च में क्या लिखा रहा है, एक में बना सकते थे ना, क्यों नहीं किया ऐसा? हाँ, क्यों बना रहे? बुट से पढ़ा था तुमने ध्यान से? क्या पढ़ा था उसमें? अब चलो तुम्हारा बूटस्ट्रैप का इंटरव्यू है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि भाई एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ही है ना, कुछ और है? लाइब्रेरी तो नहीं है, फ्रेमवर्क है। कैसे पता फ्रेमवर्क है? वो वो तो कहीं भी मिल जाएगा उसमें क्या? अच्छा, और टेलविंड? अच्छा, और रिएक्ट? अच्छा, तो देखो क्या होता है, समझ लो जरा इस चीज़ को। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में जो मेजर डिफरेंस आता है, फ्रेमवर्क स्लो होते हैं कंपैरेटिवली लाइब्रेरी। ठीक है, फ्रेमवर्क का एग्जीक्यूशन हमेशा स्लो होता है और लाइब्रेरी का एग्जीक्यूशन हमेशा फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट बनती हैं जो हाईली स्केलेबल होती हैं, जिसका मुझे नहीं पता आज कितने लोग हैं, कल कितने होंगे, परसों कितने होंगे, हर दिन ट्रैफिक घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कुछ वेबसाइट्स, जैसे कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिजल्ट आया वेबसाइट क्रैश, क्योंकि वो उन्होंने वो सोच के बनाया नहीं उसको, क्योंकि इतना ध्यान तो वो रखे ना जिसका कोई कॉम्पिटिटर हो, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना। तो कहते भाई रिजल्ट आएगा तो हम ही दिखा सकते हैं, हमारे अलावा तो किसी के पास है नहीं। तो उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं कि हम वो अपनी वेबसाइट को हाईली स्केलेबल बनाएं। अब मार्केट में 3 लोग हैं, अनिकेत, आकाश और मुख्तार, तीनों सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, तीनों सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं, तो यानी कि तीनों क्या हुए, कॉम्पिटिटर हुए। अब मुख्तार भी अपनी सेल चलाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, अनिकेत और आकाश भी अपनी सेल चलाता है। मुख्तार ने अपनी वेबसाइट बनाई पीएचपी और माइस्क्यूएल के ऊपर, अनिकेत ने अपनी वेबसाइट बनाई वर्डप्रेस के ऊपर, और आकाश ने अपनी वेबसाइट बना दी रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट ही तो है, किसी में भी बन सकती है। लेकिन फ़र्क क्या है तीनों के अंदर, कि तुम्हारी वेबसाइट और तुम्हारी वेबसाइट जब तुम सेल चलाओगे तो जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा बैठ जाएगी, उसकी वेबसाइट नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल है, उसका हर पेज, उसका तो कोई फिजिकल लोड ही नहीं है ना, वर्चुअल डोम। तुम जो पेज लिखते हो, जो कोड लिखते हो, वो क्या होता है, एक हार्ड बाउंड डोम होता है, यानी कि आप कंट्रोल यू करोगे तो पूरा कोड दिखेगा तुम्हारा। दूसरा क्या होता है कि अब यहाँ इसको ज़रा समझना, CSS में जब आप इसको बूटस्ट्रैप को लगाते हो तो क्या होता है, यहाँ लिखा होता है बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, और नीचे क्या होता है, बंडल डॉट min डॉट JS। अगर आप इसी का ब्रेकडाउन देखोगे बंडल का, तो बंडल में से 2 फाइलें निकलती हैं, min, ठीक है, बूटस्ट्रैप min, और पॉपर के नाम से, है ना। ऐसे ही CSS के अंदर से भी बहुत सारी फाइलें निकलती हैं, वो कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, डाउनलोड के अंदर। और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें, ये अब जो आपकी मिन फाइल होती है ना बूटस्ट्रैप की, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है, लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट एंड यूटिलिटी। ठीक है, अब तुम्हें बूटस्ट्रैप से कुछ नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट लेना है ना। तो अब यहाँ
यहाँ समझने वाली बात क्या है कि मैं सारा काम एक फाइल से कर तो सकता हूँ, लेकिन तब करो जब तुम्हें सारी चीज़ों की ज़रूरत हो। अगर तुम्हें उसमें से स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है और उसके अंदर 2000 लाइन की CSS तुमने लिख रखी है, काम तुम्हें उसमें सिर्फ एक हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो क्या कोई सेंस बनता है कि मैं सारी CSS को फैच कराऊँ उस काम को करने के लिए? अच्छा, इंटरनल क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, इंटरनल बोला मैंने तो, वो थोड़ी ना बोला इंटरनल होता है क्या कुछ। मैं पूछ रहा, बता यार। लास्ट क्लास में हेलमेट पढ़ा था, तो मैं जब उसमें हेड आ गया तो मैं इंटरनल भी लिख ही सकता हूँ ना। मैंने क्या बोला था, उसमें तुम्हारे पास डेडिकेटेड हेड है तो तुम लिख सकते हो, उसके अंदर पॉसिबल है। और दूसरा जो मैंने तुम्हें आज ऑब्जेक्ट का तरीका पढ़ाया है ना इसके अंदर, ये भी इंटरनल CSS है, ये जो ऊपर आपने देखा वेरिएबल बना के, है ना। तो पॉइंट समझने की कोशिश करो कि अगर आपको किसी पेज में कुछ स्पेसिफिक काम करना है तो अननेसेसरी में सारा कोड क्यों रिक्वेस्ट करूं सर्वर से? क्योंकि जब सारा कोड मंगाओगे, रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पर, उसका जो भी वट एवर साइज है, 1 MB 2 MB, उस लोड को एग्जीक्यूट होने में, रेंडर में टाइम तो लगेगा ना। तो सिर्फ इसलिए CSS को तोड़ दिया जाता है अलग अलग चीज़ों में कि भाई हेडर का मैंने अलग कर दिया, उसका मैंने अलग कर दिया, जहाँ जिसमें जो चेंजेस करना है उतनी फाइलें मंगाओ, काम खत्म। अब एक फाइल होगी, इसको ऐसा समझो कि भाई मुख्तार को मैंने 2 क्विंटल का लोड दे दिया कि मुख्तार इस लोड को ले जाओ। मुख्तार कोशिश करेगा पहली बार में, इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता, वक्त के साथ इतनी ताकत आ जाए 2 क्विंटल ले जाए खींच के, लेकिन मैं इतनी देर इंतज़ार थोड़ी ना करूँगा, मैं चला दूँगा। जो 2 क्विंटल लेके जा सकता मैं उसको पकड़ूंगा। जैसे तुम लोग क्या करते हो, जब तुम कोई सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर 10 पेज आते हैं, तुम पहला चलाते हो, मज़ा आया ठीक है, नहीं तो हटाओ, दूसरे पे चले आते हो। वेट तो नहीं करते ना हम लोग। वही सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी आपकी, कि जब मैंने मुख्तार को 2 क्विंटल का वेट दिया, लेकिन 2 क्विंटल को मैंने 25-25 किलो में डिवाइड कर दिया, है ना, 8 जगह। मुख्तार एकदम खुशी खुशी लाएगा, ये लो सर, ये लो सर, तो डेटा लोड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक फाइल अगर रहती वो, तो डेटा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एंड यूज़र उतना वेट नहीं करेगा और स्क्रीन पर आने में बहुत टाइम लगेगा। करेक्ट। तो देखते हो ना, जैसे घर के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज, या तो सिंगल फेज मीटर होगा, फिर डबल फेज मीटर नहीं होता, फिर सीधे ट्रिपल फेज मीटर होता है। और जैसे ये कंपनी है, तो यहाँ पर क्या, हैवी अप्लायंसेस एक अलग फेज पर होंगे, जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग फेज पर होंगे, जो लाइट्स है वो अलग फेज पर होगी। कल को खुदा ना खास्ता एक आध फेज चला है, कुछ तो चलता रहेगा। अब एक ही फेज होगा तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। क्यों चीज़ों को ब्रेक किया जाता है ना। तो तुम्हारे सवाल का बहुत डिटेल में जवाब ये है, ठीक है। चलो, वैसे तुम अकेले में कर सकते हो एक ही फाइल में, लेकिन करना नहीं है ऐसा। आगे बढ़े। मुख्तार, आंसर मिला या मैंने घुमा दिया तुम्हें? चलो सही है। हाँ, तो मॉड्यूल समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो मॉड्यूल क्यों, आपने ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी फाइल होगी उसी में से डॉट्स क्लास का नेम निकालना है आपने, ठीक है। तो डेमो के अंदर हमने ब्लू के नाम से बनाया, तो हमने लिख दिया फाइल, यहाँ पर सन था जो हमने फाइल का नेम रखा, मेरी मर्जी, जो मर्जी रख सकता हूँ, ठीक है। और चला सकते हैं हम लोग। साहिल, ये अभी आया, कहाँ था? हेलो हाँ जी। सर, वो नेट चला रहा था तो उसमें पता चला वाईफाई चल नहीं रहा था, तो मैंने मैंने कैसे पूछा, मैंने कहा भाई क्लास में तो क्या बात चल रही है, मैंने कहा तो नेट ऑन करा मैं तब ये देखा मैसेज। क्या बात, चलो सही है। देर आए दुरुस्त आए। चलो अभी मेरी शीट को तुमने लाल होने से बचा ली, कोई नहीं। हाँ जी, तो इधर आते हैं। तो मॉड्यूल वाला पार्ट आई हो अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब CSS के और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा, तो जब भी आप किसी कंपोनेंट में जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे पहुंचते थे, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट, तो यहाँ कुछ ऐसा दिखता था हमें, कभी समझ ही नहीं आया करता क्या है ना। तो ये होता है आपका सैस, ठीक है, सास, सैस, लेस, ठीक है, 3 चीज़ होती हैं। अब तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो हर चीज़ एडवांस तो होगी, तो अभी तक तो थी बच्चों वाली CSS, अब हम पढ़ेंगे सैस के बारे में। ये तो बोलते हैं सैस, लिखते हैं सास, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आएंगे, व्हाट इज सैस। सैस इज ए CSS प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर से पहले हमने कहाँ पढ़ा, खाली नाम की बात कर रहा हूँ, टॉपिक नहीं। PHP में फुल फॉर्म क्या होती है, प्री प्रोसेसर। क्या मतलब होता है इसका, देखो आप कितना भी कोड लिखो PHP के अंदर, है ना, लेकिन क्या कोड कभी दिखता है, नहीं दिखता ना। यानी कि वो सर्वर से ही प्री प्रोसेस होके आपको सीधे HTML दे देता है, समझ आया। वही चीज़ अब हम करने जा रहे हैं, हमारी CSS डोम पर रेंडर नहीं होगी, हम उसको सर्वर से ही प्री प्रोसेस कर देंगे। इससे क्या होगा, डिज़ाइन अब और तेज़ लोड होगा। भाई क्यों नहीं लग रहा इसको टाइम, मैं इनकॉग्निटो में फ्लिपकार्ट चला रहा हूँ, एकदम आ जाता है ना, लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे पहले से खुला रखा हो। यही कमाल है इसका, इसके और फास्ट होने का। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, समझ आ गया। सैस फाइल आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड सेंड CSS टू द ब्राउजर, ठीक है। हाँ हाँ, जितनी भी डायनामिक लैंग्वेजेस होती है ना, जो सर्वर साइड रेंडर होती है, देखो 2 तरह की लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड मतलब कंट्रोल यू करने पर जो भी कोड दिख जाए वो होता है क्लाइंट साइड, और जो ना दिखे वो है सर्वर साइड, ठीक है। तो जैसे कि रिएक्ट आप पढ़ रहे हो, सर्वर साइड है, ठीक है। PHP आपकी सर्वर साइड होती है। MySQL तो आपका पूरा डेटाबेस है, उसके से आप डेटा लेते हो PHP के थ्रू, नहीं तो वो तो आपको दिखता ही नहीं है कभी, ठीक है। ऐसी नोड में जब हम लोग जाएंगे वो भी पूरा सर्वर साइड है। तो पहले के टाइम पे क्या था ना, जब तक 2011 से पहले की अगर बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट को बोला जाता था क्लाइंट साइड। अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ साइड काम करती है, क्योंकि React.js, Node.js है ना, Angular.js, Vue.js, दुनिया जहान की JS अवेलेबल है, तो दोनों तरफ चलती है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना, JS जो फाइल है वो Node.js में ही चलती है, ठीक है, क्योंकि Node.js आपका जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है पूरा। तो कैन आई यूज सैस, तो क्या है, इफ यू यूज द क्रिएट रिएक्ट ऐप इन योर प्रोजेक्ट, you can easily install and use SAS in your React project. Install SAS by running this command in your terminal. Copy this command. आप I लिखिए या complete install लिखिए, बात एक ही है। पैकेज ओपन करेंगे, यहाँ अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये देखो यहाँ पर आपका SAS आ जाएगा इसमें, है पढ़ाई हुई हमने, इंट्रोडक्शन कराया था हमने ना, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं गए थे उसके अंदर, बट अब ये कर लेंगे उसके ऊपर काम, उतना इन्हें पता है टेलविंड कैसे चलती है। ठीक है, तो ये हमारा आगे पार्ट यहाँ पर, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ यू आर रेडी टू इंक्लूड SAS फाइल इन योर प्रोजेक्ट। अब देखो 2 चीज़ें, या तो मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल दूँ उसको, या आप ग्लोबल इंस्टॉल कर लो इसको, फिर आपको किसी में डालनी नहीं पड़ेगी, अपना आप ही आ जाएगी इसमें। अब क्या करोगे, क्रिएट अ SAS फाइल, ठीक है, बट ध्यान रखना SAS बोलते हैं, SAS में सेव करते हैं, ठीक है। सो क्रिएट अ SAS फाइल
the way you create CSS file, but SAS file have the file extension SAS. तो आपको यहाँ से एक फाइल बना लेना है इस तरह से, और नाम कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल हम ये रख लेते हैं। तो देखो उसका आइकन बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप वेरिएबल बना के काम करते हो। अब आपको याद आ रहा होगा, आपने रूट पढ़ा था, रूट पर हम लोग वेरिएबल बनाते, थीम चेंज करना आसान हो जाता है, आप सबको पता है। लेकिन वहाँ वेरिएबल हम लोग हाइफन से बनाते हैं, 2 डैश लगा के, और इस तरह से लिखते हैं, है ना। और इसमें जाके आप फिर वेरिएबल बनाते हो ऐसे। और जहाँ भी आपको कलर एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे मैं लिखा लाइक डॉट डेमो, आप वहाँ जाके लिखोगे कलर, कलर में वेर के अंदर कॉल करा लेते हो। तो मुख्तार ये तो पढ़ाई होगा ना? हाँ, अच्छा, नहीं वो अलग चीज़ है, कोई बात नहीं। तो इसमें कैसे काम होगा, यहाँ कोई रूट नहीं होता, आपने सीधे डॉलर से वेरिएबल बनाना है। कहाँ बनाया तुमने डॉलर से वेरिएबल? PHP में बनाए थे। तो यहाँ क्यों चल रहा है? क्योंकि प्री प्रोसेसर है, ठीक है। आपने वेरिएबल नाम कुछ भी रख लेना है, लेकिन कैमल केस को प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम रखा, H1 को हमने कलर बोला क्या, माई कलर। अब कल को बोला जाए कि भाई चेंज करो, यहाँ चेंज करोगे, जितनी जगह होगा माई कलर, सब जगह पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा वन गो में, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इंपोर्ट कराओगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा लेते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर। ये हमारी फाइल है, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, H1 यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया है। तो मुझे यहाँ पर कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इंपोर्ट कराने पर ये ऑटोमेटिकली H1 को ढूंढ के अपना काम कर देगा। npm को शुरू करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चल जाएगा। हाँ जी, तो क्या कलर आ रहा है हमारा, काम हो गया इस तरह से। तो जब भी आप कोई बूटस्ट्रैप से बना हुआ प्रोजेक्ट देखते हो और उसमें जब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो, उसमें ऐसे वेरिएबल लिखे रहते हैं हर चीज़ के। अब तुम्हें समझ आ गया वेरिएबल क्या है, यानी कि सैस में सारी कलर वगैरह जो इसके अंदर डिसाइडेड है। अब ये देखो, ये सबकी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है ना, इस तरह से। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी कंपोनेंट जो रेडीमेड बना होना है, अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है, ये कोड ले जाओ उस पर्टिकुलर को उठा के और वहाँ रख के मॉडिफाई कर दो, तो आप डायरेक्ट वेरिएबल से भी अपडेट कर सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें दूसरा तरीका भी सिखाया था अपडेट करने का। सीधे उस पर्टिकुलर क्लास को ढूंढो और अपना इंटरनल कर दो, एक्सटर्नल में कोड कर दो, लेकिन जो इंपोर्ट कराए उसके नीचे रखो, तो भी तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक फ़ाइल यहाँ से बना लें, एक अलग उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जैसे मल्टी कार्ड वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम है टेस्ट, एक्सटेंशन डॉट HTML। ये हमने बूटस्ट्रैप 5 इंटीग्रेट कर लिया, राइट। चलो यहाँ आते हैं, हमने यहाँ पर लिखा डॉट कंटेनर, या मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये हमने नैप बार बना लिया, राइट। इस तरह से चलाएंगे इसको, और कुछ तो गड़बड़ है भाई नैप के अंदर, दोबारा से रिट्राई करेंगे।
तो देखो ड्रॉप डाउन वगैरह सब आ गए हमारे इसके अंदर। अब मान लो आपको कोई कलर वगैरह जैसे चेंज करना हो तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो देखो सब में वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे लगे हुए। तो यहाँ पर एक क्लास है बीजी लाइट, ठीक है। बीजी लाइट के अंदर क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और कलर की वैल्यू कितनी वो आपको यहाँ दिखी रही होगी, है ना। चलो, तो हमने यहाँ पर क्लास ढूंढ निकाली और मैं इसको जाके लिखूँगा स्टाइल, और क्या नाम था क्लास का, बीजी लाइट। मुख्तार मुझे नेबार का कलर चेंज करना है। ये हमने लिख दिया कलर, यहाँ पर कुछ डिफरेंट डाल देते हैं जैसे कि FC0, तो कलर चेंज होगा। हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने वेरिएबल नहीं लिया, वेरिएबल जो भी हो, मैंने तो बीजी लाइट क्लास को पकड़ा, कलर को अपना ने अप्लाई कर दिया। तो हाँ, अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए शायद, नहीं होना चाहिए, नहीं तो मना कर रहे हैं। अच्छा, नहीं होना चाहिए। देखो मैंने कलर डाला था, कलर देखो कटा हुआ आ रहा है यहाँ पर। कुछ पढ़ा था इम्पोर्टेंट वगैरह। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इम्पोर्टेंट, अब क्या होगा, हो जाना चाहिए है मुख्तार। अब ध्यान रखना कि ये तो हो गया इंटरनल, मैंने तो तुम्हें मना किया इंटरनल लिखने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल रखना चाहिए। तो चलो एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर, custom.css, और ये कोड हम यहाँ रख लेंगे। स्टाइल को हमने डिलीट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लिंक, और तो मुख्तार कलर चेंज होना चाहिए। इंपोर्ट और वो एक ही तो काम करते हैं, गलत थोड़ी ना होता है। अच्छा, चलो हमारा कलर चेंज हो गया। इंपोर्ट या इस तरह से लिखने में क्या फ़र्क होता है, दोनों एक ही तो होता है। इंपोर्ट से ये फ़ायदा होता है, लिंक एलिमेंट एक ही बार इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि आपने एक बार लिंक डिफाइन कर दिया, काम खत्म हो गया। यानी कि एक स्टाइल टैग हमने डाला और जितनी भी आपको फाइलें कॉल करानी है वो कॉल कराते हैं। और जैसे कि शायद हमारे स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा था, fonts.google, हम यही तो करते थे इंपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ से जो भी फॉन्ट पसंद करोगे उसके अंदर गेट एम्बेडेड कोड। अब कई तरीके हैं, या तो लिंक करा लो या इंपोर्ट करा लो, बात तो एक ही है ना, अलग थोड़ी ना है कुछ उसमें। तो क्योंकि तुमने ना उसमें ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। अगर तुमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था तो तुम्हें ये दिक्कत नहीं आती। इम्पोर्टेंट का काम क्या होता है कि जब बूटस्ट्रैप लिखी गई उन्होंने हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल जो है उसको ओवरराइट ना कर पाए इस सीक्रेट कीवर्ड की वजह से। बट जब आपको ये पता होगा कि इम्पोर्टेंट लगाया हुआ है तो इम्पोर्टेंट को ही ओवरराइट कर सकते हैं, इसलिए हमारा काम कर गया और पहले नहीं किया काम, तब भी नहीं कर पाओगे चेंज, क्योंकि इम्पोर्टेंट लगा हुआ है ना। इम्पोर्टेंट किसी और को आने ही नहीं देगा। ठीक है, हाँ, अरे तो स्टाइल
टैग तो डालोगे ना, क्लास को लिखोगे कहाँ, बाहर लिखोगे अंदर लिखोगे, कहीं तो लिखोगे ना इंटरनल एक्सटर्नल। चलो मैं छोड़ देता हूँ, आज हम कुछ नया सीखेंगे, वही डायरेक्ट क्लास चलेगी। हट जाओ, बताओ संता। चलो हाँ, अब कस्टम डॉट सी एस एस में ठीक है। सीख लो, काम आएगा तुम्हारे सबके। हाँ, क्या लिख दूँ यहाँ पर? चलो ठीक। तुम्हारा कट गया। नहीं चला ना। हाँ, तुमने पता कैसे किया, जो तुमने मुझे पूरा नहीं बताया, तुमने उस क्लास को डिलीट कर दिया था बीजी लाइट को, तब चल सकता है वो। जब तक बीजी लाइट को डिलीट नहीं करोगे तो कैसे? इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना भाई, वो चलने नहीं देगा किसी को भी, ये ध्यान रखो। जब तक तुम इस क्लास को यहाँ से डिलीट नहीं कर दोगे ना, तब तक संता अपना असर नहीं दिखाएगा। फिर तो हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो सीखने का पॉइंट था वो वही था कि बूटस्ट्रैप को रिप्लेस या ओवरराइड कैसे किया जाए, समझ गए? तो बूटस्ट्रैप की क्लास को हटाते नहीं है, उसको रख के ही हमें काम करना होता है, ठीक है? हाँ। चलो जी, एक को एक रिवीजन हो गया हमारा। तो मेरे ख्याल से वेरिएबल वाला पार्ट बहुत अच्छी समझ में आ गया। तो आप जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपने कोशिश करना है कि सैस का इस्तेमाल करें। ऐप रिएक्ट में वैसे ही फास्ट होती और सुपर फास्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कोई भी वेबसाइट जब आप लाइव लेके जाते हो, तो जैसे गिटहब पर तुम लोग आई थिंक डाल चुके हो, तो राइट हैंड साइड पर देखा होगा नीचे लिखा आता है इतने % HTML, इतने % CSS, इतने % जावास्क्रिप्ट। तो सीधी सी बात है, तुम्हारा HTML से ज़्यादा CSS आ रहा होगा उसमें लिखा हुआ। जब CSS ज़्यादा होगा तो ध्यान रखना वो स्टाइल है, स्टाइल टेक्स्ट में है इसलिए उसका वेट नहीं होता, लेकिन रेंडरिंग में उसका लोड बहुत ज़्यादा होगा। और उसी चीज़ को तुम्हें फास्ट करने के लिए CSS को रिप्लेस कर देना है सैस के साथ, तो तुम्हारी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खुद बूटस्ट्रैप पहले CSS का ही यूज़ करता था, लेकिन उसको पता चला वक्त के साथ कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर मार्केट में बनते जा रहे हैं, तो क्या किया उसने, अपने आप को पूरा सैस में रिप्लेस कर दिया। तीन चीजें हैं ये, सास, सैस, लैस। अब ये कोई आज की चीजें नहीं है, बहुत गुजरे जमाने की चीजें। अरे भैया ये तो चल ही नहीं रहा लग रहा है, ऐसा मत कर यार, चलेगा क्या? हाँ हाँ, देखो CSS, लैस, सैस, सास, तुम्हें तो पढ़ाया था ड्रीम व्यूअर सर ने, तो कभी ट्राई नहीं किया? पूछा नहीं सर से क्या होता है? कोई बात, ये बताया तुम्हें जैसे इसका क्या काम है, ये जो है देख रहे हो यहाँ से, ये सब पेन टूल कर्व और इनका क्या काम है यहाँ पर? नहीं करा? अरे ड्रीम व्यूअर का मतलब होता है कोड ही नहीं करना होता, फोटोशॉप में डिजाइन बनाओ सीधे कोड हो जाता है अपने आप। चीटिंग हो गई खैर कोडिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोड आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जॉब पर ड्रीम व्यूअर नहीं मिला तो फंस जाओगे ना, इसलिए हैंड कोडिंग जितना स्ट्रांग उतना बढ़िया। क्या रिएक्ट पढ़ रहे यार, हम उधर क्यों जाए?
चलिए, तो हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट है। कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? हुक्स। यूज स्टेट से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हुक्स 2 क्लास चलेगा, यानी कि आज के दिन है भाई वेडनेसडे। तो सैटरडे शायद हम लोग नहीं, एपीआई तुम्हें थोड़ा लेट पढ़ाएंगे, पहले और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे तुम्हें। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। जैसे क्लास के ऊपर हमने 2 क्लास निकाली थी ना, जिसमें हमने सारी स्टेट वगैरह उसमें सब पढ़ी थी। गेट, ड्राइव, फ्रॉम, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट, अनमाउंट। तो प्रॉपर्टीज़ पहले थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब तुम थोड़ा यूज टू हो जाओगे अच्छे से, फिर इस पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। एक दिन में प्रोजेक्ट बन जाता है इसके ऊपर। रिएक्ट है ना, फास्ट है। हाँ। तुम्हारे लिए कम से हफ्ते भर का काम होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ तुम्हें बैकएंड के लॉजिक लिखने नहीं पड़ते ना। यानी कि हम जो ट्राई करेंगे चीज़ें वो क्या है, एपीआई रेडीमेड उठाएंगे हम, क्योंकि जब आप कहीं कंपनी में जॉब पर जाओगे तो वो तुम्हें एपीआई देंगे। तो तुम्हें एपीआई को पढ़ना आना चाहिए, और जब तुमने उसको रीड करना सीख लिया तो उससे तुम प्रोजेक्ट अपना बना लोगे। फिर जैसे फिक्सस्टोर डॉट एपीआई, तो हाँ, तो जेसन ही तो चलेगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो, ये जेसन ही है सब। तो ये क्या, तो ऑब्जेक्ट तुम्हें आते ही हैं सब, बस ठीक है। तो डेटा ऐसे ही तुम्हें देंगे प्रोडक्ट के अंदर रख के। यहाँ आ जाओ नीचे, ये रहा, ठीक है। तो तुमने एरे ऑब्जेक्ट तो सब पढ़ ही रखे हैं ना। तो एरे के अंदर से कितनी लेंथ है, कैसे उसके अंदर इमेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर टेक्स्ट क्या है, तुम सब लिखना सीख जाओगे। और ये देखो, यहाँ पर तुम्हें दिखा भी देता हूँ। जेसन फाइल बनाओगे, देखो सारा डेटा आ गया। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीख चुके ना। अभी जो तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, तुम की को इन्वर्टेड कोट में नहीं डालते हो। ऑब्जेक्ट में और जेसन ऑब्जेक्ट में यही फ़र्क होता है, दोनों तरफ का जो डेटा होगा वो इन्वर्टेड कोट में होगा, नंबर को छोड़ के। अगर टेक्स्ट है तो दो बोथ साइड, इधर भी इन्वर्टेड कोट, इधर, यानी की भी आपकी कोट में आती है। तो इसी से हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये तो चलो ठीक है, हमने एपीआई से कर लिया, लेकिन अपने खुद के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का सर्वर बनाना सिखाऊंगा बिना बैकएंड के, ठीक है। तो वो आप सीख जाओगे। तो फिर तुम अपनी खुद की एक वेबसाइट, जैसे उगाओ का प्रोजेक्ट आया था अपना, उसमें क्रिएटिव माइंड के अंदर, तो पूरा डायनामिक तुम खुद बना पाओगे। तो याद है मैंने प्रीत वाले बच्चे को दिखाया था प्रोजेक्ट, तो उसका डायनामिक कैसे हुआ था सारा। तो हमने उसकी एपीआई बना के मैंने अपने उस पर होस्ट की हुई है। मैं नाम भूल गया उसका, क्या था, कुछ तो नाम डाला था, या हो सकता है रिपोजिटरी हटाई हो। एक बार चेक करेंगे क्या नाम होता है अभी उसका। गिटहब, गिटहब में जाओ, ये रही इंडोर प्लांट के नाम से। तो इंडोर प्लांट के अंदर हमारी देखो यहाँ पर एपीआई मिलेगी हमें ना, ये भी नहीं है, ये तो किसी और की है। ना, ये भी नहीं है। है तो इनमें से ये तो हो सकता, हाँ, ये सितंबर 3, ये रही, लगा दे ना प्रोडक्ट डॉट जेसन। 10 महीने पहले हमने ये बनाई थी, और इसके अंदर सारा हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ रखे हुए हैं, और इसी से वो पूरी वेबसाइट हमने वहाँ फ्रंट एंड का डिज़ाइन किया था। तो सीख जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। जब तक कोई चीज़ करते नहीं हो तब तक लगता है कॉम्प्लिकेटेड। अब जब तुम इससे बनाना स्टार्ट करोगे, बहुत इजीली सीख जाओ कैसे काम होते हैं।